आखिर कौन था देश का पहला नक्सलवाद और कहां से आखिर शुरू हुआ था नक्सलवाद? आजादी के बाद से देश का लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। आधुनिक विकास और उन्नति की रोशनी जब देश के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंची तो लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए बंदूक का सहारा लेने लगे। अधिकारों की जंग में कई लोगों ने हिंसा का रास्ता चुना और यहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। 19वीं सदी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, जो एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। उनके विचारों ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। मार्क्स का विचार था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता के लिए शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और अगर इससे परिवर्तन नहीं हुआ तो हथियारों के साथ क्रांति करनी चाहिए। रूस के तत्कालीन शासक जार यानी वहाँ के राजा के विरुद्ध 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसे वे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति ने मजदूरों और किसानों को सत्ता में अधिकार दिलाया। सत्ता में स्टालिन आया, जिसने कम्युनिस्ट और अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए हजारों लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया। जब भारत अपनी आजादी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से अहिंसक लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय चीन में माओ जेदाड़ मार्क्सवादी और लेनिन के विचारधाराओं से प्रभावित होकर हिंसक लड़ाई लड़ क्रांति कर रहा था। माओ को 1949 में सफलता मिलती है, जिसके बाद इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। माओ के नाम को आप याद रखिए, क्योंकि भारत के नक्सलवाद से इनका बड़ा कनेक्शन। 17 अक्टूबर 1920 को एमएन राय के नेतृत्व में रूस के ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने दिसंबर 1925 में कानपुर में अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। इसी बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए भारत में वामपंथी विचारधारा के समर्थकों में पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर मतभेद है। शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का खूब विरोध किया, जिसके कारण इसके नेताओं को जेल में डाल दिया गया और पार्टी पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जब भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में आजादी की निर्णायक लड़ाई शुरू की, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों का समर्थन किया। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करना मित्र राष्ट्र के खिलाफ लगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इस ऐतिहासिक गलती ने उसे भारतीय जनता के दिलों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। वहीं 1957 के केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, जिसे दुनिया की पहली जनता द्वारा चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार माना जाता है। हालांकि भारत के पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। 1962 में जब भारत की लड़ाई चीन से शुरू हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बट गई। एक धड़ा चीन का समर्थन करता था, वहीं दूसरा धड़ा भारत के साथ था। 1964 में चीनी समर्थक गुट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नाम से एक अलग पार्टी बनाई, जिसे कि सीपीएम के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर सीपीएम में जाने वाले नेताओं में चारू मजूमदार और कानू सान्याल नाम के दो नेता भी शामिल थे। ये दोनों नेता चीनी क्रांति करने वाले नेता माओ जेदाड़ से बड़े प्रभावित थे। कानू सान्याल ने गुप्त तरीके से चीनी नेता माओ से जाकर गुप्त मुलाकात। कानू सान्याल को ही नक्सलवाद का जनक माना जाता है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई। नक्सलबाड़ी गाँव से शुरू हुआ सशस्त्र आंदोलन का नाम इसी गाँव पर नक्सलवाद पड़ा। ये आंदोलन किसानों के हक में जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने किसानों और मजदूरों को प्रताड़ित करने वाले जमींदारों की चुन चुन कर हत्या की। कई बार पुलिस और किसानों के बीच भी संघर्ष हुआ। 23 मई 1967 को तीर कमान से लैस किसानों का पुलिस से संघर्ष हुआ, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए और दरोगा सुनाम वांगदी ने घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ दिया। 25 मई को पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंची। इस बार पुलिस की गोली से 10 लोग मारे गए। नक्सलबाड़ी में विद्रोह 52 दिन तक जारी रहा। 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने चीनी नेता माओ को अपना आदर्श मानकर सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनिस्ट नाम से नया पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने ऐलान किया कि इसे भारत के चुनावी प्रक्रिया में भरोसा नहीं है। हक के लिए हथियार ही इस पार्टी का मूल उद्देश्य था। 70 के दशक में यह आंदोलन काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ। हजारों की तादाद में युवा इससे जुड़ने लगे। खेती वाली जमीन को बांटना और भूमिहीनों की आवाज बुलंद करना इस आंदोलन के बड़े मुद्दे थे। 1971 में नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए स्टीपेल चेस अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय सेना तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया। इसमें लगभग 20,000 नक्सली मारे गए। इस अभियान के दौरान नक्सलियों के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें चारू मजूमदार और जंगल संथाल जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। साल 1972 में चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। चारू मजूमदार की मौत के बाद नक्सल आंदोलन में बिखराव आ गया। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तात्कालिक रूप से नक्सल आंदोलन को दबाने में सफलता तो मिल जाती है, लेकिन कोलकाता के साथ नक्सल विद्रोह का एक केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में भी विकसित हो जाता है। धीरे धीरे आंदोलन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा तक अपने पैर मजबूती से जमा लेता है। 2000 ईस्वी के बाद ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है। देश के 11 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 90 जिलों को नक्सलियों का रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। पिछले कुछ सालों में नक्सलियों का आंदोलन कमजोर हुआ है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर हिंसा की घटनाओं में 41% की कमी आई है। नक्सलवाद आंदोलन के कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह रही है हिंसा। रोजी रोटी और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर जो सीधे साधे आदिवासी इस विचारधारा से जुड़े थे, उनके हाथों में बंदूक के सिवाय कुछ नहीं मिला।
नक्सलियों के जनक कानू सान्याल को भी 1977 में जेल से रिहा होने के बाद यह एहसास हो गया था कि हिंसा के रास्ते पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने नक्सलियों के हिंसा के रास्ते पर अड़े रहने की आलोचना भी की थी और नक्सलियों के आतंकवाद से अपने आप को अलग कर लिया। कानू सान्याल ने देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके विभिन्न नक्सली गुटों के नेताओं को समझाने का प्रयास भी किया। हालांकि उनका प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहा। देश के कई राज्य आज भी लंबे समय से नक्सलवाद को झेल रहे हैं। नक्सलवादी हिंसा में सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। देश का आदिवासी समुदाय नक्सली और सरकार द्वारा जारी लड़ाई में दोनों तरफ से अक्सर पिसता हुआ नजर आता है। अगर हम नक्सलियों की विचारधारा पर नजर डालें तो ऐसा लगता है नक्सलियों का मकसद गरीब परिवारों और समाज के निचले तबके को उनका हक दिलाना है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग ही है। उनका असल मकसद सामाजिक उत्थान नहीं बल्कि सत्ता हथियाना है, क्योंकि अगर वे सामाजिक उत्थान के कामों में लगे होते तो वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों में अड़चने पैदा न करते, बल्कि वे इसमें और मदद करते। हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की बजाय वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करते और इसका हिस्सा बन करके अपनी सामाजिक उत्थान के मकसद को पूरा करते। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नक्सली समस्या के बारे में? आपकी नज़र में इस समस्या का क्या समाधान